नमस्कार। आप देख रहे हैं द अलर्ट और मैं हूं आपके साथ संजय रामपाल। तो दोस्तों, बगैर समय गवाए करते हैं फटाफट प्रशासन की अहम खबरों की तरफ रुख बने रहे हमारे साथ। गांव कलियाना में उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने किया आंगनवाड़ी प्ले स्कूल का शुभारंभ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिले के गांव कलियाना में आज उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने नवनिर्मित आंगनवाड़ी प्ले स्कूल का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका पर भी बल दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, ग्रामीणों और स्थानीय गणमान्य नागरिकों ने भी भाग लिया। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगी। डॉक्टर नागपाल ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का मंत्र तभी साकार होगा जब समाज के हर कोने तक स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की सुविधाएं पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में पानीपत से शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि इसका परिणाम है कि आज बेटियां शिक्षा, खेल और रोजगार के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वो लड़कों से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की उपलब्धियां आज समाज में उनके संघर्ष और सफलता का प्रतीक है। इस मौके पर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सुधीर चांदवास, बीडीपीओ, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी और ग्रामीण भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम ग्राम कलियाना में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के क्षेत्र में नई ऊर्जा लेकर आया है। चरखी दादरी में जिले वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लागू हुई ग्रेप 1 की पाबंदियां, उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने की सख्त निर्देशों की घोषणा। जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP चरण 1 लागू कर दिया गया है। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने इस संबंध में सभी विभागों को सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और इससे निपटने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उपायुक्त मुनीश नागपाल ने कहा कि केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के आदेशानुसार अब जिला सहित पूरा NCR क्षेत्र ग्रेप 1 के नियमों के अंतर्गत आ गया है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण, अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान, खुले में कूड़ा या फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों की मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन का प्रयोग और धूल निवारण उपायों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और PUC जांच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर नागपाल ने यह भी बताया कि उद्योगों, ईंट भट्ठों और हॉट मिक्स प्लांट्स में केवल स्वीकृत ईंधन का उपयोग किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। कोयला या लकड़ी से चलने वाले तंदूरों पर भी प्रतिबंध रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट केवल गैस या बिजली आधारित उपकरणों का उपयोग करें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे प्रदूषण रोकने में प्रशासन का साथ दें और शिकायतों के लिए 3111 ग्रीन दिल्ली ऐप जैसे माध्यमों पर भी रिपोर्ट करें। ग्रीन पटाखों के साथ मनाएं दीपावली। उपायुक्त की अपील। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने जिले वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह पर्व सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने नागरिकों से
केवल ग्रीन पटाखों का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत एनसीआर में केवल नेरी द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है। ये पटाखे केवल निर्धारित स्थानों से और लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही खरीदे जा सकेंगे। पटाखों का उपयोग दीपावली से एक दिन पहले और दीपावली के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक तथा रात 8 बजे से 10 बजे तक किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री या भंडारण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर। डॉक्टर नागपाल ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। जो योग्य विद्यार्थी हैं वो scholarships.gov.in पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने पत्र से छात्रों पर समय पर आवेदन करने की भी अपील की है। समाधान शिविरों से जनता को मिल रही राहत। जिले में चल रहे समाधान शिविर आम जनता की शिकायतों के लिए त्वरित समाधान का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। उपायुक्त के दिशा निर्देशों पर आयोजित शिविर में सीटीएम प्रीति रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शिकायतों का समाधान मौके पर करें। इन शिविरों का आयोजन प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को किया जाता है, जिससे नागरिकों की समस्याओं का तुरंत निपटारा हो रहा है और लोगों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत हुआ है। किसानों से अपील, फसल के अवशेषों में आग न लगाएं। उपायुक्त डॉक्टर नागपाल के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव जाकर किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। सहायक कृषि अभियंता नितिका कुमारी और विवेक बागला ने गांव अचीना के विद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि फसल में आग लगाने से वायु प्रदूषण है वो बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता घटती है। उन्होंने बच्चों से अपील की है कि वे अपने परिवारों को इसके बारे में जागरूक करें। जिला प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ वातावरण की दिशा में हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। जन विश्वास जन विकास समारोह लघु सचिवालय में सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा होंगे मुख्य अतिथि। प्रदेश में हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जन विश्वास जन विकास समारोह का आयोजन शुक्रवार को 17 अक्टूबर को लघु सचिवालय में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त मुनीश नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पहुंचेंगे। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन पंचकुला में किया जाएगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी है वो होंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह का लाइव प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों से संबंधित बुकलेट और पंपलेट का वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि समारोह के सफल आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। समारोह के उपरांत मुख्य अतिथि प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। जिला युवा महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी करें सुनिश्चित। महोत्सव की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक।
आपको बता दें कि 29 व 30 अक्टूबर को होगा युवा महोत्सव, 24 तक करवा सकते हैं पंजीकरण। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने जिला स्तरीय युवा महोत्सव की तैयारियों को लेकर आज लघु सचिवालय में संबंधित अधिकारियों और जिला की विभिन्न ITI के प्रिंसिपल के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि आगामी 29 व 30 अक्टूबर को होने वाले जिला युवा महोत्सव में अधिक से अधिक युवाओं की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करें और कार्यक्रम को भव्यता एवं गरिमा के साथ संपन्न करवाएं। उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन जनता कॉलेज के सभागार में किया जाएगा। इस महोत्सव में प्रतिभागी बनने के लिए 15 से 29 वर्ष तक आयु वर्ग के युवक युवतियां जिला की किसी भी राजकीय ITI रावल्टी में 24 अक्टूबर तक पंजीकरण है वो अपना करवा सकते हैं। प्रतिभागी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आधार कार्ड, फैमिली ID, फोटो व बैंक खाते की प्रति लगाना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव को लेकर जारी की गई सभी हिदायतों का 100% पालन किया जाए, साथ ही विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए है वो भी प्रोत्साहित किया जाए। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में विभिन्न जो हैं प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें समूह लोक नृत्य, समूह लोकगीत, कहानी लेखन, कविता लेखन, पोस्टर मेकिंग, भाषण प्रतियोगिता, विज्ञान मेला तथा लोक वाद्य यंत्र एकल व समूह इत्यादि प्रतियोगिताएं हैं वो शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम आने वाले प्रतिभागी को 3100 रुपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा। वहीं द्वितीय को 21,000 व तृतीय को 1100 रुपये का और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को युवा महोत्सव में 24 अक्टूबर तक पंजीकरण करवाने का भी आह्वान किया है। उपायुक्त की कमान में NDRF की टीम 7 ने की मॉक ड्रिल, प्रशासन आपदा से निपटने का किया मूल्यांकन। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिले में NDRF 7 भटिंडा की टीम लगातार आपदा प्रबंधन को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल की कमान में आज लघु सचिवालय में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान भूकंप आने पर की जाने वाली गतिविधियों भी हैं वो आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा संभावित आपदा स्थितियों से निपटने की तत्परता जानने के लिए लघु सचिवालय में 1 दिवसीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, जिसमें NDRF 7 भटिंडा की टीम ने भाग लिया। इस पूर्वाभ्यास में लाखों लोगों की आवाजाही वाले लघु सचिवालय के स्थान को जहां भूकंप की स्थिति में क्या किया जाए, उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा की स्थिति में सभी विभाग समय पर समन्वित रूप से कार्य करें तथा अपनी तैयारियों की वस्तुनिष्ठ समीक्षा कर सकें। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से सभी प्रतिभागी विभागों ने अपनी प्रतिक्रियाओं और रिस्पॉन्स टाइम की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि यदि भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उससे प्रभावी रूप से निपटा जा सके। आज की जो आप देख रहे हैं जो एक्सरसाइज है, तो NDRF नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ जो फोर्स है, NDRF की टीम द्वारा ये जो आज एक्सरसाइज की गई है, इसमें कल आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जिला स्तर पर इस टीम द्वारा जो बठिंडा से हमारी 7 जो NDRF की टीम है जो सोनारी में पोस्टेड है, तो कल टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई थी, आज मॉक ड्रिल हुई है। मॉक ड्रिल में आज आपने भी देखा और ये आप देख रहे हैं कि हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट वो सभी उपस्थित है, NDRF की पूरी टीम उपस्थित है। और आज जो हमने मॉक ड्रिल किया वो अर्थक्वेक को लेकर इसमें किया कि अगर अर्थक्वेक आता है तो किस प्रकार से क्या क्या एक्सरसाइज की जाएगी, उनका रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, आगजनी हो जाएगी तो कैसे किया जाएगा,
उसमें अगर स्लैब है तो कटिंग के लिए इनके अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, फर्स्ट एड के लिए इनकी टीम उपस्थित है। तो अलग अलग परिस्थितियों में कैसे कैसे क्या क्या कार्य करना है, इसके लिए एनडीआरएफ टीम द्वारा कार्य किया गया। साथ ही हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हमारे B&R डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, हमारे अन्य इंजीनियरिंग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और हमारे NGOs हैं, रेड क्रॉस हैं, कि किसके द्वारा क्या क्या सहयोग किया जाना है, ताकि जिला स्तर पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें इसको कैसे उस परिस्थिति पर काबू पाया जा सके। तो ये हमारे जिला स्तर पर सभी अधिकारियों के लिए भी, मेरे साथ SDM साहब उपस्थित हैं, पुलिस के अधिकारी उपस्थित हैं, सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी उपस्थित हैं, DRO साहब हैं जो डिजास्टर जो FRA ब्रांच के हेड हैं, तो उनकी टीम भी उपस्थित है। सभी द्वारा एक तरह की मॉक ड्रिल है, एक तरह की जो ये एक्सरसाइज है। भविष्य में तो ऐसी कोई परिस्थिति हम नहीं चाह रहे कि ऐसी कभी कोई परिस्थिति आए, लेकिन आए तो उसके लिए जिला प्रशासन है और पूरी टीम है सदैव तत्पर। अभी यहाँ पर उपस्थित माननीय DC सर, SDM सर, DRO सर और NDRF के सभी अधिकारी और आप जितने भी मॉक ड्रिल में शामिल रहे, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने ये परफॉर्म किया है। इसको मेरे को एक इसमें अपने जवानों की जो कमी लगी, थोड़ी चुस्ती में कमी लगी है। जब बुलाया गया था तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा और चुस्ती दिखाएं, एक्टिवनेस ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें संभाल भी रखनी है आप लोगों ने कि कोई ज़्यादा जल्दीबाजी में अपना होश ना खो बैठे, कोई गलत काम ना कर बैठे। लेकिन जब भी आपको बुलाया जाए तो आप तुरंत तैयार रहें आने के लिए और अपने अपनी पोजीशन संभाल लें। जैसा कि आपका टीम मैनेजर, टीम इंचार्ज उस समय आपको हिदायत करे, उस समय अपनी पोजीशन ले लें और जैसी डायरेक्शन मिले उसको अच्छी तरह से निभाएं। उधर उस कॉर्नर में जो बैक साइड का कॉर्नर है, उनको बार बार टोकना पड़ रहा था कि लोगों को मत आने दें। तो ये हमारे को हमारी ड्यूटी का ज्ञान रहना चाहिए कि हम खड़े किस लिए हैं वहाँ पर। अगर लोगों को रोकने के लिए खड़े हैं ताकि कोई ना आ सके, तो उसको दोबारा से ब्रीफ करने की, रोकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं यही आशा रखता हूँ, यही विश्वास भी है मेरे को कि नेक्स्ट टाइम जब भी मॉक ड्रिल होगी, भगवान करे ऐसा कभी मौका ना लगे हमारे को किसी भी स्थान पर ऐसा काम करने का। लेकिन जब भी कोई काम पड़ भी जाए तो आप चुस्ती से अपना काम करेंगे। धन्यवाद। अथॉरिटी का हिस्सा होने के हैसियत से मैं आप सबको अवगत कराता हूँ कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस विभाग है, रेड क्रॉस है, फायर ब्रिगेड है, ये जो लोकल हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, इन्होंने बहुत चुस्ती से, मुस्तैदी से काम किया। बिल्डिंग को एकदम कॉर्डन ऑफ किया। कुछ हिस्से में पब्लिक की ज़्यादा एंट्री थी, उसमें बार बार कहना पड़ा। वो DSP साहब ने अपने कमेंट्स में भी कहा है। इसके साथ साथ जैसे ही हमने NDRF को डिस्ट्रेस रिपोर्ट भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, उनकी टीम निर्धारित अवधि के दौरान अंदर ही हमारे पास यहाँ सहायता के लिए पहुँच गई और उन्होंने अपनी जो पूरी सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया, डिस्ट्रेस को बाहर निकाला, जो कैजुअलिटीज़ थी उनको निकाला और उसके साथ साथ हमारी मेडिकल की जो टीम है उन्होंने हमारे को एकदम सपोर्ट दिया। जो वहाँ पर विक्टिम थे उनको निकाल करके और हॉस्पिटल पहुँचाया। 2 आदमी हमने हॉस्पिटल भेजे हैं, वो अब हैं तो थोड़े सीरियस, मगर अभी वो स्टेबल है। जैसे हमने इस सारी ऑपरेशन के अंदर एक ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं। इसमें हमारे जो योगेश सैनी जी IAS, SDM चरखी दादरी, ये सारी ड्रिल के ऑब्जर्वर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारी इस ड्रिल के अंदर क्या कमी आ रही, क्या सही था, क्या अच्छा था और क्या कमज़ोर था। गलत तो नहीं था, मगर क्या हमारा कमज़ोर था जिसमें सुधार की आवश्यकता है, वो हमें बताएंगे। SDM साहब।
सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस मॉक ड्रिल में हमने देखा कैसे एनडीआरएफ की टीम और जो बाकी हमारे विभाग थे इन्होंने कैसे मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन हमारे मिनी सेक्रेटरीट में डिस्प्ले किया। लगभग सब कुछ बढ़िया था क्योंकि जो भी हमारे एनडीआरएफ के इंचार्ज उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या प्रोसेस बाय प्रोसेस उन्होंने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट किया। बस 2-3 चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगा कि इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला कि जितने भी हमारे विभाग हैं अगर इनके पहले से रोल डिफाइन हो कि इनको क्या करना है, जैसे कि हमको पता है पढ़ाया भी जाता है कि जब भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात होती है कि एक प्री डिज़ास्टर पीरियड होता है, उसमें प्रिपेयर्डनेस आपको कैसी रहती है, एक ड्यूरिंग डिज़ास्टर एक आफ्टर डिज़ास्टर, ये 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम रहते हैं। तो जो हमारा प्री डिज़ास्टर वाला टाइम फ्रेम है उसमें सभी विभागों को अपना रोल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने इक्विपमेंट्स हैं, अगर ऐसा कुछ घटना होती है तो हमको कहाँ पर अपना जाना है, किस हिसाब से हमको कंडक्ट करना है। तो वो कहीं और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन था कि जैसे कि हम एकदम से फ़ोन करके बुला रहे हैं किसी को फिर वो आ रहे हैं, इससे बेटर अगर एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड हो, एक SOP हो कि इस घटना के अंदर अगर ऐसा होता है तो इन विभागों को इस तरीके से काम करना है, तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर सकते हैं हम। क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेशन में इशू आएगा तो बेसिकली जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है उससे। तीसरी चीज़ जैसे कि हमको पता है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन है तो जितने हमारे लोग फंसे हुए हैं अंदर उनको इमीडिएट कई बार हमको फर्स्ट एड देने की ज़रूरत है। कई बार क्या कि हम उनको इमीडिएट फर्स्ट एड ना देके डायरेक्टली रेफ़र कर देते हैं हॉस्पिटल में। तो ये खासकर जब एनडीआरएफ की टीम आने से पहले का जो हमारा फेज़ था उसके अंदर मैंने देखा कि ऐसा हुआ। तो अगर हम उसको पहले अगर यहाँ पर ट्रीट कर सकें, क्योंकि हमारे पास होने चाहिए ऐसे इक्विपमेंट जो कि हम जो बंदे इमीडिएटली जो यहाँ फंसे हुए हैं उनको इमीडिएट हम कुछ ट्रीटमेंट दे सकें तो वो बेटर रहेगा। इसके साथ ही आखिरी चीज़ ये करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी जो FRA ब्रांच है उनको जिसमें DRO साहब हेड हम के, तो जितने भी हमारे फायर इक्विपमेंट हैं यहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है उनकी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी बिल्डिंग हो। क्योंकि कई बार क्या देखने को मिलता है कि जब हम डिज़ास्टर होता है तो हमारे खुद के जो लोकल इक्विपमेंट्स होते हैं वही काम नहीं करते, एक्सपायर हो चुके हैं, ये सब हो चुके हैं। तो एनडीआरएफ की टीम तो आपको सपोर्ट करने के लिए होती है, बट इनिशियल जो रिस्पॉन्स रहता है वो तो जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं वही रहता है, चाहे वो पुलिस हो चाहे बाकी हमारे विभाग हो। तो ये सब कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन थी। इसके अलावा बाकी आप सभी टीमों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इस पर मैं उपायुक्त महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि वो हमारी इस कार्रवाई पर अपने दो शब्द दें। एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल के अवसर पर मैं एनडीआरएफ की टीम की ओर से आए हुए OP बिश्नोई जी और उनकी टीम का, संजीव कुमार जी का, उनके साथियों का, आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये जो तैयारियां हैं ये वर्स्ट के लिए वर्स्ट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बेस्ट प्रिपरेशन करनी होती है। ये बुरे से बुरे वक्त को ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी तैयारियां कैसे की है। तो आज की जो ये मॉक ड्रिल थी, कल टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई, उसमें भी काफ़ी बातें शेयर की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आज जो एनडीआरएफ की ओर से जो ये एक्सरसाइज की गई है, मॉक ड्रिल की गई है, तो ये बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा कि एक्सरसाइज है। पर मुझे भी मेरे साथी अधिकारी हैं, DRO साहब हैं, SCM साहब हैं, और दूसरे लाइन डिपार्टमेंट से हमारे एक्शन साहब, सभी लोग आए हुए हैं। तो ये सीखने को काफ़ी कुछ मिला है, क्योंकि आपके ये जो रूटीन की चीज़ें हमारे लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं रहती हैं। आपका डे टू डे काम है ये, क्योंकि प्रशासन में हम व्यस्त रहते हैं, रूटीन के काम में व्यस्त रहते हैं। जैसे पुलिस को कोऑर्डिनेट कैसे करना है, कितना रिस्पॉन्स टाइम कैसा होना चाहिए, तो सब चीज़ें ही आपसे काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिला प्रशासन के तौर पर हमें सीखने को मिली। आपका रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम रहा, काफ़ी अच्छा रहा, और आपके जो इक्विपमेंट्स हैं आप कच्चे वेल इक्विप्ड हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें DRO साहब को कहूँगा कि जिला स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर हमें एक तो इन्वेंट्री बना लें, जो इक्विपमेंट एनडीआरएफ के पास है उस लेवल के नहीं है तो भी कम से कम हमें पता हो कि कटर हैं, तो कटर कहाँ कहाँ हमारे पास नहीं है तो प्राइवेट किस व्यक्ति के पास कहाँ उपलब्ध है। मान लीजिए कोई वुड वर्क का काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, कोई स्टोन कटिंग का काम कर रहा है, कोई मार्बल का काम कर रहा है, तो हमारे पास इन्वेंट्री ज़रूर हो, ताकि हमें आवश्यकता पड़े तो हमें पता हो कि इस व्यक्ति के पास जो प्राइवेट तौर पर भी हमारे पास यहाँ उपलब्ध है, सरकारी विभाग में यहाँ उपलब्ध है। तो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे पास उपलब्ध है उसकी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए।
इमरजेंसी में हमने कैसे उसको प्रयोग करना है। और सबसे बड़ी बात मैं देख रहा था, जैसे फायर की बात थी, तो रेस्पॉन्स टाइम का हमें जिला प्रशासन के तौर पर, पुलिस के तौर पर भी हमें ये चीज़ें इनसे सीखनी चाहिए कि रेस्पॉन्स टाइम मिनिमम कैसे हो सकता है। तो आप सभी का मैं इस अवसर पर मैं जिला प्रशासन की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से मैं धन्यवाद करूंगा कि इस तरह मॉक ड्रिल से हमें सभी को सीखने को मिला। और भविष्य में जैसा हमारे डीआर साहब बोल रहे थे, जैसे डीएसपी साहब भी बोल रहे थे कि खुदा ऊपर वाले ऐसे ना, हम ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई सिचुएशन हो कि हमें आवश्यकता पड़े, लेकिन फिर भी हम जो वर्स्ट सिचुएशन के लिए बेस्ट प्रिपेयर्ड कैसे रह सकते हैं उसकी हमने काफ़ी सीखने को। धन्यवाद। जन विश्वास जन विकास समारोह लघु सचिवालय में सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी होंगी मुख्य अतिथि। अब खबर विस्तार से। प्रदेश में हरियाणा सरकार का है वो 3 साल का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जन विश्वास जन विकास समारोह का आयोजन शुक्रवार को यानी कि कल 17 अक्टूबर को लघु सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त मुनीष नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी पहुंचेंगे। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार के तीसरा जो कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन पंचकुला में किया जाएगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी होंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह का लाइव प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों से संबंधित बुकलेट और पंपलेट का वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समारोह के सफल आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं। समारोह के उपरांत मुख्य अतिथि प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी प्रशासन की अहम और पुख्ता खबरें। हर रोज ऐसी खबरें देखने के लिए और हर सुबह आपको हरियाणा की जो सबसे बेहतरीन और मुख्य खबरें होती हैं वो भी 5 मिनट में देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना ख्याल रखिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।